अनुज सरकार, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के माथा जुड़ चुके हैं। अनुज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। या गुड आफ्टरनून आ, वीरेंद्र। देखिए, कितने हमने टेस्ट दिए। पहले बजट, उसके बाद आपका टैरिफ, अर्निंग्स, और फाइनली आई थिंक ये टसल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और आई थिंक जो कि एक शायद एक निर्णायक दौर पे पहुंच चुका है, कह सकते हैं आप, जिस प्रकार की न्यूज़ फ्लो है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि पशोपेश थोड़ा सा इस बात को लेकर है कि इस थोड़े स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में भी लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को बहुत स्ट्रांगली चेज कर रही है। लुक एट बिहेवियर ऑफ डीआईएस, एफआईएस, प्लीज ग्राफिक्स रखिएगा मॉर्निंग के। बहुत अच्छी तरीके से पैसा चेज कर रहा है इंडियन मार्केट्स को। आप कैसे पोजीशन है इस वक्त मार्केट्स पे? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं आप? अगर हम इंडियन मार्केट्स को देखें, जो बड़ा एक ड्राइवर था ऑफ द आउटफ्लो ऑफ मनी, जो एफआई का पैसा था, वो पिछले साल अक्टूबर से पैसा निकलने लगा था। जब अपने सेकेंड क्वार्टर ऑफ एफआई 25 का जो नंबर्स आया था, द नंबर्स वर वीक। तो वो नंबर्स वीक देखकर वहां से अगर हम देखें, अक्टूबर में ऑलमोस्ट $14 बिलियन पैसा निकला था एफआईएस का। जनवरी और फरवरी इस साल में मिला के अराउंड $15-16 बिलियन पैसा निकला था। नाउ समवेयर इन मार्च हमारा जो व्यू था वो था कि जो पैसा निकलना था वो निकल चुका है। जो जो फैक्टर्स इंडिया के अगेंस्ट थे, अभी वो सारे फैक्टर्स इंडिया के सपोर्टिव है। डॉलर इंडेक्स देखें, यूएसडी आईएनआर देखें, अर्निंग्स ग्रोथ देखें जो बॉटम आउट हो गए थे इन द थर्ड क्वार्टर, एंड अलोंग विद दैट अगर द यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखें, सो सारे जो फैक्टर्स थे जो एफआई के लिए पॉजिटिव थे टू टेक आउट मनी, अभी वही सेम फैक्टर्स हो गए एफआई के लिए पॉजिटिव टू ब्रिंग बैक द मनी। इसलिए अगर हम देखें, पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से एफआई का फ्लो बहुत पॉजिटिव रहा है। नाउ द गुड पार्ट इज, आपने जो जो कंसर्न्स बोला, वेदर इट इज द यूएस टैरिफ्स और इट इज एनी अदर जियोपॉलिटिकल कंसर्न, इन सब में जो एक चीज सामने आ रहा है कि इंडिया का जो पोजीशन है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज आउट देयर। एंड जो भी टैरिफ का कंसर्न था, इंडिया को नुकसान कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम व्हाट कैन हैपन इज पॉजिटिव होगा। सो हैविंग सेड दैट, आई वुड से कि जो भी पैसा निकला था वो वापस आ रहा है। डोमेस्टिक पैसा काफी रिडेम्पशन हुआ था इन द मंथ ऑफ जैन फेब। काफी पैसा वेट कर रहा है ऑन द साइडलाइंस टू एंटर। आई थिंक ऑल दैट मनी इज एंटरिंग द मार्केट। अर्निंग्स ग्रोथ ये क्वार्टर में जो है काफी बेटर है अक्रॉस बोर्ड। काफी सारा पेसिमिज्म था, नंबर्स आर बेटर देन द एस्टिमेट्स काफी सारे कंपनीज में। तो आई थिंक ऑल दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द आई वुड से अपस्विंग इन द मार्केट। ओके, गुड आफ्टरनून अनिरुद्ध जी, श्रेया बात कर रही हूँ। सवाल सर, जी, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर, स्पेशली जिस तरीके से आपने प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स देखे हैं आपने आज, तो कोटक महिंद्रा बैंक और पीएसयू में भी अगर आप शिफ्ट हो जाए, एसबीआई के नतीजे खराब रहे, डेंट पड़ता हुआ नजर आया स्टॉक के ऊपर। इसके अलावा आप देखिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक नतीजे ठीक लगे तो स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। ऐसे मूड माहौल में बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे आपकी राय क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए तो कौन से स्टॉक्स अभी आपके रडार पर रहे जहां पे आपको ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा बेटर लगती है? बैंक्स में अगर मैं देखूं, ऑब्वियसली विद the numbers and the price movement, I think private banks hands down have outperformed the PSU banks last एक साल में, and for the right reasons. अगर मैं एक साल पहले देखूं, जो प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था, काफी करेक्शन हो गया था। Now within that जो numbers अभी तक आए हैं, obviously the big boys ICICI and HDFC, I think दोनों ने काफी अच्छे numbers दिए, and on all fronts they have given good set of numbers. एंड इधर से भी अगर मैं बोलूं कि आगे का क्या एक्सपेक्टेशन, मैं बोलूंगा बोथ ऑफ दीज बैंक्स कैन कंटिन्यू टू गिव गुड सेट ऑफ नंबर्स। जो उनका बड़ा कंसर्न था फॉर से मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स वाज द लोन डिपॉजिट रेशियो। अभी डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहा है, एंड कंसिडरिंग द स्लो डाउन इन द लेंडिंग बिजनेस, आई वुड से कि जो लोन डिपॉजिट रेशियो आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन था वो भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे आ गया है। ऑन द प्राइवेट साइड बाकी जो बैंक्स है, सबके उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए जो आपने एज रिपोर्टेड किया अबाउट कोटक एंड अदर्स। पीएसयू बैंक्स भी आर कमिंग अ बिट मिक्स्ड। कुछ पीएसयू बैंक्स के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के एवरेज आ रहे हैं। बट आई वुड से ओवरऑल बैंकिंग का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर, आई डोंट थिंक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, बिकॉज वैल्यूएशन जो बहुत सस्ता था अभी उतना चीप नहीं है। काफी सारा वैल्यूएशन अभी इज विद इन द फेयर वैल्यू। सो बैंकिंग में आई वुड से कि जो परफॉर्मेंस रहेगा विल बी इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ। अभी मल्टीपल एक्सपेंशन का उम्मीद नहीं है, अर्निंग्स लेड प्राइस मूवमेंट रहेगा।
अच्छा अनिरुद्ध जी, जो सेक्टर्स थोड़ा शॉक से बाहर निकल के आए उसमें ऑटो को आप बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप देखें, कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा शॉक से बाहर निकल के आए हैं। लुक एट M&M नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं और पहले बड़ी बढ़ती हुई इन्वेंट्रीज, सेल्स का कम होना, उसके बाद टेस्ला, उसके बाद टैरिफ वॉर, उसके बाद चीज़ें चरणबद्ध तरीके से आती रहीं। पर इस बार के नंबर्स को देखने के बाद आपका कन्विक्शन किसी थीम पे बना है क्या? फॉर इंस्टेंस टू व्हीलर स्पेस, जहाँ पे ओवरसीज मार्केट उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। टायर में सीएट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है। फोर व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, कहीं कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका इस वक्त? ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हम लोग ओवरवेट है एंड द रीजन बीइंग दैट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो एक बड़ा थीम है। जो मैं बोलूंगा कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, बट अगर मैं देखूं लास्ट 1 ईयर में काफी सारे ऑटो कंपनीज का थोड़ा वीकनेस रहा है, तो द बेस इफेक्ट आपको इस साल देखने को मिलेगा। काफी सारे ऑटो कंपनीज का बेस इफेक्ट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। M&M में अगर आप देखें वो आपको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर बिजनेस ऑल्सो विच इज कंट्रीब्यूटेड वेल, एंड बाकी जो उनका पैसेंजर व्हीकल्स एंड एसयूवीज आर डूइंग एनीवेज वेरी गुड। बट मैं बोलूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को खेलना है, आई वुड से द टू व्हीलर स्पेस इज अ गुड स्पेस, बिकॉज जो भी मिडिल क्लास अर्बन कंजम्पशन पिकअप होने वाला है बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको द टू व्हीलर स्पेस में दिखेगा, बिकॉज दैट इज वन एरिया जहां पे वीकनेस भी था। एंड ऑल्सो नाउ विद द टैक्स बेनिफिट्स, डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ेगा उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पिकिंग अप। ओके, ऐसे को थोड़ा ब्रॉड कर दो अनिरुद्ध जी। एफएमसीजी सेक्टर स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं, मैरिको के नंबर आए और शानदार नंबर, मैनेजमेंट भी बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और देखिए आप स्टॉक पे वो रिएक्शन देखने को भी मिला, लेकिन उसके उलट एचयूएल ने थोड़ा निराश किया, नेस्ले ने भी थोड़ा निराश किया। एफएमसीजी स्पेस अर्निंग वाइज कैसी लग रही है आपको और आगे की स्ट्रैटेजी आप क्या अपना रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में? एफएमसीजी में ओवरऑल हम लोग अंडरवेट हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट जस्ट अंडरवेट, हम लोग के पास एक्सपोजर बिल्कुल ही नहीं है एफएमसीजी में, बिकॉज वो एक एरिया है जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक वॉल्यूम ग्रोथ ना देखने को मिले अक्रॉस बास्केट, वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ बेट दैट वेदर द सेक्टर इज आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। जो अभी मैं बोलूंगा बॉटम्स अप अप्रोच के हिसाब से कुछ कुछ कंपनीज में दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट आया है, लाइक यू मेंशन अबाउट द कंपनीज, उसमें कुछ कंपनीज का इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। बट आई वुड से कि ओवरऑल एफएमसीजी पे आज के दिन में हम लोग ओवरऑल एज अ सेक्टर बुलिश नहीं है। बट यस, वैल्यूएशन करेक्शन काफी सारे में हुआ है, एंड बट स्टिल इट्स नॉट चीप। अगर आप कोई भी एफएमसीजी कंपनीज देखें, दे आर नॉट चीप। आज के दिन में भी 40 50 60 के पी पे सब दे आर देयर इन द मार्केट। बट मैं बोलूंगा कि जो वर्स्ट था दे आर बिहाइंड इट, बट यहां से रिकवरी हो सकता है। बट यस, आई कंटिन्यू टू रिमेन अंडरवेट ऑन इट। अच्छा अनिरुद्ध जी, जो प्राइस वाइज जिन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर के स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव विजिबल हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ बहुत कन्विक्शन के साथ, प्राइस वाइज, दैट्स केमिकल्स। लुक एट UPL, SRF क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, आरती इंडस्ट्रीज द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इज नाउ इन पुल बैक मोड। आपका व्यू क्या है? आई मीन आपका कन्विक्शन है इस स्पेस में? Absolutely. So I would say कि जो chemical space है, last couple of months से we have been adding some chemical names purely because काफी सारे companies का जो last almost 18 months का under performance रहा है, that has brought the valuation to a very comfortable level. काफी सारे companies which you mentioned, I think उनका valuation wise they are at below the last 5 years average valuations. चाहे आप कोई भी पैरामीटर पे देख ले, एंड दैट वाज फॉर द राइट रीजन। काफी सारे ओवर कैपेसिटीज हो गया था एंड अर्निंग्स मार्जिन्स काफी वीक हो रहे थे, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ देम वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टेबल हो गए। ऑल्सो विद द होल द यूएस टैरिफ ऑन चाइना, वो एक बड़ा फैक्टर हो रहा है जहां पे इंडियन केमिकल कंपनीज माइट कंटिन्यू टू बेनिफिट। एंड द अदर गुड पार्ट इज एग्री बेस्ड केमिकल्स जो आपने बताया, with an expectation of monsoons being good इस साल, I think agri chemicals maybe focus will continue because उनका fortune is linked to the monsoons, and with an early monsoon expected and a good monsoon, I think agricultural output definitely will be a big factor driving the agricultural chemical companies. ओके अनिरुद्ध जी, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से। अब
हमने नतीजे देखे और क्योंकि अर्निंग सीजन में तो उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आरआर काबुल के नतीजे आए, शानदार नतीजे, और स्टॉक 15% आज इंट्राडे में फिसल गया। पॉलीकैब के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले भी इस पूरे स्पेस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पेस पर आपने कोई एक्सपोजर बढ़ाया है क्या, कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात? नहीं, ऑन वायर्स एंड केबल्स वी डोंट हैव एनी एक्सपोजर, तो हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है वायर्स एंड केबल्स में। बट अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स, मैं बोलूंगा अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, जो पावर जनरेशन, पावर एंसिलरी, जो पूरा स्पेस है, व्हेन आई से पावर एंसिलरी इट इंक्लूड्स ऑल द पावर इंटरमीडिएटरी कंपनीज। वो एक स्पेस है जहां पे आपको अगले 3-4 साल आराम से 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि इतना कैपेक्स हो रहा है वो स्पेस में। वेदर आई नॉट गेट इनटू द कंपनी स्पेसिफिक्स, बट इतना कैपेक्स हो रहा है इन द पावर स्पेस। आई थिंक ये एक एरिया है इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली देखना चाहिए, एंड इट शुड मेक अप अ गुड चंक ऑफ योर पोर्टफोलियो। मेरे पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टर्स के जो हम लोग मैनेज करते हैं उसमें अराउंड 14-15% पावर एक्सपोजर है अक्रॉस डिफरेंट एंसिलरीज। सो दिस इज अ गुड स्पेस टू बी इन्वेस्टेड इन। अच्छा अनुराग जी, एक और चीज़, सिंस आपके रेट साइकिल रिवर्स हुई, बहुत स्ट्रांगली रिवर्स हुई, वो शायद कुछ दिनों बाद आपकी EMIs पे नज़र आने लगे हैं, तो रेट सेंसिटिव्स में एक तबका हमने पकड़ लिया ऑटो को, देन कम्स आई थिंक रियल स्टेट, और उसके बाद रियल स्टेट एंसिलरी और HFCs। इन तीन में से अगर कुछ पकड़ना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ जाएगा? So one was the real estate. I didn't get your other two sectors. Real estate ancillary, that is called I think home improvement as well, or HFCs, housing finance company. HFC, okay. So I would say अगर हम देखें out of all of this, I would say कि highest conviction अभी आज के दिन में है in the real estate ancillary. The simple reason being that जो भी last 2-3-4 साल में the real estate transactions हुए हैं, most of them have been delivered or are in the process of getting delivered. तो अभी जो होता है typically जो transaction हो जाता है उसके बाद जो interiors का काम होता है, that is where बड़ा activity होता है। तो आई वुड से द रियल एस्टेट एंसिलरी में काफी डिसेंट ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से द अदर टू जो आपके रियल एस्टेट है और HFC है, दोनों में आई एम इक्वली काइंड ऑफ, आई एम नॉट ओवरवेट ऑन आइदर ऑफ देम, बट दोनों में आई वुड पुट देम एट पार। सो माय टॉप पिक वुड बी द रियल एस्टेट एंसिलरी, एंड सेकंड पोजीशन में दोनों हाउसिंग फाइनेंस एज वेल एज द रियल एस्टेट कंपनीज होंगे। ओके अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए सर।